शिशिर सिन्हा इस वक्त जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, हिंदू बिजनेस लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। शायद फाइनेंस ट्रैक की हर बैठक पर आपकी निगाह रही है और इसलिए हम ये समझना चाहते हैं कि G20 चूंकि आर्थिक मुद्दों का मंच कहा जाता है, भारत की अध्यक्षता में क्या आपको लगता है कि जो प्राथमिकताएं हमने तय की थी उस पर हम बहुत हद तक समर्थन जुटाने में कामयाब हुए? बिल्कुल। अगर आप देखें तो सबसे बड़ी उपलब्धि इस फाइनेंस ट्रैक की रही है वो है क्रिप्टो का रेगुलेशन। देखिए, क्रिप्टो करेंसी आज के समय में वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के चिंताएं भी हैं, जिसको लेकर के उत्साह भी है। खासतौर पे अगर आप किसी आईटी कंपनी से पूछें, किसी आईटी के उससे विशेषज्ञ से पूछें, तो उनको लगेगा कि इसमें बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन मुद्दा वही था कि ये मुद्रा है या एक निवेश का माध्यम है। इसके रेगुलेशन को लेकर के भारत सरकार का हमेशा से ये पक्ष रहा है कि जब तक वैश्विक स्तर पर एक आवाज में रेगुलेशन की बात नहीं आती है, तब तक इसका रेगुलेशन करना संभव नहीं है। अब अगर आप देखें, जो 3 बैठकों का आपने जिक्र किया, जो FMCBG जिसको हम लोग कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग, और एक आखिरी मीटिंग जो कि माराकास में होगी इस G20 लीडरशिप समिट के बाद, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर के आएगा कि क्रिप्टो के रेगुलेशन का एक टेम्पलेट आपके सामने होगा, जिस पर अलग अलग देश अपने तरीके से व्यवस्था बनाएंगे। दूसरा जो कि एक बड़ा मुद्दा है वो है आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये निश्चित तौर पर आज के दिन में जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे और वो भी कम से कम लागत पर, वहां पर आपके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी जरूरी है। और आपने जैसे अपने रिपोर्ट में भी बताया कि 2024 से 2026 के बीच में भारत को सह-अध्यक्षता सौंपी गई है और इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए विकसित और विकासशील देश दोनों ही उत्सुकता दिखा रहे हैं, दोनों ही रुचि दिखा रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तीसरा जो कि MBD का है, जिसको हम लोग माफ कीजिएगा MDB का है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, जो IMF या वर्ल्ड बैंक जैसे बात करें, वो 21वीं सदी के लिए किस तरह से तैयार है और जो पैसे जुटाने हैं और उन पैसे का सबसे ज्यादा फायदा उनको मिले जिनकी जरूरत है, वो व्यवस्था भी काफी हद तक जिसे कहा जाए कि तैयार हो चुकी है। और ये भारत की पहल थी कि इस सुधार के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाए, और अब उसका जो सेकंड पार्ट है वो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगली बैठक में जो आ जाएगा, और फिर विश्व बैंक और IMF अपने अपने स्तर पर इसे लागू करने की संभावनाएं देखेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं कि 17 जो प्रस्ताव जिनको स्वीकृति दी गई है, और माफ कीजिएगा 10 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है और 17 को जो है स्वागत किया गया है, इसके जरिए फाइनेंस ट्रैक जो है वो अपनी उपयोगिता साबित करने में कामयाब रहा है। फाइनेंस ट्रैक आप कह रहे हैं अपनी उपयोगिता साबित करने में कामयाब रहा है, लेकिन कुछ जो दूसरे मुद्दे जिन पर समर्थन मिला है शिशिर जी, उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन भी एक बड़ा मुद्दा है जो ग्लोबल साउथ के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि हमें चर्चा को ग्लोबल साउथ को केंद्र में रख करके, जो कमजोर व्यक्ति है पूरी दुनिया का, उसको केंद्र में रख करके करना है। ऐसे में फाइनेंस ट्रैक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पैसा आएगा कहां से। शेरपा ट्रैक जितनी बातें कर रहा है, एंगेजमेंट ग्रुप्स जितनी सिफारिशें कर रहे हैं, क्या वाकई हम संसाधन जुटा पाएंगे उन वैश्विक आर्थिक मुद्दों का ठोस समाधान निकालने के लिए? बिल्कुल। अगर आप OECD के टैक्स पिलर्स को देखें, जो कि आज के समय में सबसे बड़ी चर्चा का विषय है, और वहां पर यह बात कहा जा रहा है कि कंपनियां कहीं भी कारोबार करें और वहां पर अपने मुनाफे का हिस्सा साझा ना करें, तो ये उस देश के लिए एक तरीके से गलत साबित होगा। और ये बात काफी समय से की जा रही है कि कैसे इस 2 पिलर्स को हम लोग लागू कर पाए। G20 में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है, और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि लीडरशिप समिट में इसके लिए एक और जो दशा दिशा और इसका रोड मैप जो है वो तैयार होगा। इसके बाद हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 23 से 24 सितंबर तक OECD की तरफ से इस पर और जो है एक विस्तृत रिपोर्ट आएगी, जिससे कि जो कंपनियां अलग अलग देशों में कारोबार करती हैं वो अपना मुनाफा किस तरीके से साझा कर सके, उसकी एक व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी, उसके ऊपर पूरा अमल हो पाएगा। एक बात यहां पर आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग बार बार ये जो ग्लोबल साउथ टर्म का यूज करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल साउथ का मतलब उन देशों से है जो काफी गरीब हैं, जो विकास की पायदान पर सबसे नीचे पे हैं। उन देशों के लिए किस तरीके से बाकी दुनिया के देश मदद कर सकते हैं, यहीं पर ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट जो है वो काम करता है।
सुशील जी, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो G20 की बात करें या G7, आसियान जैसे बहुत सारे मंच हैं जिस पर क्लाइमेट चेंज एक कॉमन, एक साझे मुद्दे के तौर पर पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती की तरह पेश आता है। जाहिर तौर पर इसका असर हमारे ग्रोथ पे भी पड़ेगा और जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इसका असर पड़ेगा। फाइनेंस ट्रैक में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के हम लोगों ने प्रयास किए हैं और कुछ एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, अलग अलग देश अलग अपने तरीके से अपनी प्राथमिकताएं तय कर पाएं, ये कितनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है G20 के मंच से भारत की तरफ से इस तरह के प्रपोजल्स जाना? अगर आप गौर करिएगा तो गांधीनगर में जब FMCBG की बैठक हुई थी और उसके बाद यह हुआ कि क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जो फंडिंग का मुद्दा जो था वो काफी समय से अटका पड़ा था और उस गांधीनगर की बैठक में एक बात साफ हो गई कि वो फंड रिलीज किया जाएगा और उस फंड का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से पर्यावरण पर जो विकास की वजह से असर पड़ रहा है उस असर को कम किया जा सकेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि विकास बनाम पर्यावरण को लेकर के हमेशा एक विवाद छिड़ा होता है कि हम पर्यावरण को महत्व दें या विकास को महत्व दें। आप जब विकास को महत्व दे रहे हैं और पर्यावरण को दरकिनार कर रहे हैं तो आगे चल करके वही आपके विकास पर भारी पड़ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि इस समय में हम सभी लोग एक अलग ही तरह के मौसमी माहौल से गुजर रहे हैं जहां पर मौसम के जितने चक्र थे वो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। तो हम भले ही 7%, 8%, 6% के विकास दर की बात करें, लेकिन पर्यावरण और प्रदूषण के मामले में अगर समुचित कदम ना उठाएं तो ये 6%, 7% बेमानी हो जाती है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उन देशों को भुगतना पड़ता है जहां पर विकास की भी गति धीमी है और पर्यावरण का असर भी उनके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। जी। तो ये एक अहम मंच है जिसके जरिए पर्यावरण के लिए काफी कुछ कहा गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो फंडिंग का जो पैसा देने की जो बात है वो जैसे जैसे रिलीज होगा वो इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकेंगे। बिल्कुल सुशील, देखना होगा कि जो विकसित देशों ने वायदा किया था कम से कम जो विकासशील देशों को मदद करने का, जो फंड जारी करने का, वो कहां तक वो वॉक द टॉक कर पाते हैं। अंत में मेरा सवाल आपसे, भारत की ओर से जो फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ फ्यूचर टुमारो की बात की गई है, ये किस तरह से नए मॉडल की बात कर रहा है भारत, जिसका फायदा शायद फिर से ग्लोबल साउथ को होगा जब एक हम सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की बात करते हैं और वो उसको जोड़ते हैं पूरे ग्लोबल डेवलपमेंट या ग्लोबल ग्रोथ के साथ में। बिल्कुल, आपको मैं एक बार फिर गांधीनगर ले जाना चाहूंगा जहां पर वर्ल्ड बैंक की जो नए प्रमुख हैं अजय बांगा साहब, उन्होंने इस बात पर खास तौर पे जोर दिया था कि जब हम नए शहरों के विकास के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है एक सत्य है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन शहरीकरण बढ़े और जो शहर है उसकी बुनियादी क्षमता उस शहरीकरण को समर्थन देने के लिए, उस शहरीकरण को सहयोग देने के लिए तैयार ना हो तो आपको नए शहर या उस शहर के विस्तार के बारे में सोचना होगा। संसाधन की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी और हर देश, हर बहुराष्ट्रीय संस्था, हर जो ऐसी वित्तीय संस्था है जिनको अपने संसाधनों का कुछ हिस्सा इसके लिए मुहैया कराना होगा। ये मंच इसके लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहा है और एक एजेंडा में एक बड़ा पहलू यह है कि किस तरह से फाइनेंसिंग की व्यवस्था सस्ते ब्याज दर पर, सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो सके। शिशिर जी, बहुत धन्यवाद इस एनालिसिस के लिए और अगले 2 दिन हमारी प्रेसिडेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप निगाह बनाए रखिए, हम लगातार आपसे आगे कार्यक्रमों में जुड़ते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इकोनॉमी टुडे में वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन हमारी निगाह बनी हुई है ईस्ट एशिया समिट पर, जहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होना है या फिर शायद हो चुका है। उसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे और G20 की भी गतिविधियों पर लगातार आपको अपडेट कराते